दोस्तों, देश के लिए कोई भी डिसीजन लेने का काम देश के प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है और वर्तमान में नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री की कमान संभाल रखी है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक कितने लोगों ने प्रधानमंत्री की कमान संभाली है? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के बारे में जिन्होंने आजादी के बाद से इस देश की कमान को संभाला। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। दरअसल 1947 से 2022 तक भारत ने 15 प्रधानमंत्री देखे हैं। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तब पूरे देश में इंडियन नेशनल कांग्रेस का दबदबा था और सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री का पद संभाला और लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि आने वाले 3 इलेक्शन में भी उन्हें ही प्रधानमंत्री चुना गया। 16 वर्ष और 286 दिनों तक पद संभालने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। जवाहरलाल नेहरू का बच्चों के प्रति काफी लगाव था, इसलिए आज भी उनके जन्मदिन का बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू आज तक हमारे देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। नेहरू जी की मृत्यु के बाद 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने और ये भी कांग्रेस पार्टी से ही थे। इन्हीं की गद्दी के नीचे 1965 की इंडो पाकिस्तान वॉर भी हुई थी। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद एक और बार प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री सिर्फ 1 वर्ष और 216 दिनों के लिए प्रधानमंत्री के पद पर रह सके थे। शास्त्री जी के बाद जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही। इंदिरा गांधी लगातार 3 चुनावों के लिए प्रधानमंत्री के तौर पर चुनी गई थी। 11 वर्ष 59 दिनों तक इंदिरा गांधी पीएम बनी रही और इस समय पर देश में कई बड़े इवेंट्स हुए, जिनमें सबसे बड़ा इवेंट था 1971 में हुई इंडिया पाकिस्तान वॉर। इंदिरा गांधी के टाइम में ही भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण भी करवाया गया था। 1975 में देश की हालत कुछ इस तरीके से बदली कि देश में इमरजेंसी जारी कर दी गई। ये दौर देश की जनता के लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ था। 1977 में इमरजेंसी हटाई गई और फिर से इलेक्शन कराए गए। इस बार देश की सभी बड़ी पार्टी ने कांग्रेस को हटाने का जिम्मा उठा लिया और वो इसमें सफल भी रही। और इतने सालों बाद पहली बार जनता पार्टी की गठबंधन की तरफ से मोरारजी देसाई के पहले नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। 24 मार्च 1977 को इन्होंने कुर्सी संभाली, लेकिन गठबंधन से बनाई गई सरकार को राजनीतिक निर्णयों पर एकमत बनाए रखना बहुत कठिन था, इसलिए उन्होंने 2 साल 126 दिन के बाद ही इस्तीफा दे दिया और भारत के इतिहास में इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। उसके बाद चौधरी चरण सिंह, जो कुछ समय के लिए मोरारजी की सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे, उनको कांग्रेस ने समर्थन दिया और प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन जितनी तेजी से कांग्रेस ने इन्हें ऊपर पहुंचाया, उतनी तेजी से इन्होंने समर्थन खींच लिया और मजबूरन चौधरी चरण सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इनका कार्यकाल मात्र 170 दिनों तक का ही रहा और तकरीबन 3 सालों तक सत्ता से दूर रही कांग्रेस ने फिर से भारी बहुमत के साथ वापसी की और इंदिरा गांधी को उनके दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया गया। इस दौरान उनके द्वारा लिया गया सबसे कठोर निर्णय था ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसे अमृतसर के हरमंदिर साहिब में छुपे हुए खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ किया गया था। और करीब 4.5 सालों तक पीएम बने रहने के बाद 31 अक्टूबर 1984 को इनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। राजीव गांधी अब तक के भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। राजीव गांधी के कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह ने कई ऐसे कदम उठाए थे जिससे कांग्रेस के पूर्व सरकारों के समय किए गए घोटाले से पर्दा उठ सकता था। इसलिए अपनी पार्टी की साख को खतरे में देखते हुए उन्हें कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया था। फिर उन्होंने बाकी एंटी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर जनता दल बनाई। इस समय पर राजीव गांधी के ऊपर करप्शन चार्जेस भी उठ रहे थे, जिस वजह से लोगों ने राजीव गांधी में अपना कॉन्फिडेंस खो दिया और 1989 में एक बार फिर से इलेक्शन हुए थे, जिसमें जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी और कुछ और पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। इसके तहत वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। वीपी सिंह की बनाई सरकार भी आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी, जिससे सरकार में स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही थी। जब वीपी सिंह ने बीजेपी मेंबर लाल कृष्ण को अरेस्ट कराने के ऑर्डर दिए तो बीजेपी उनसे नाराज हो गई। इसकी वजह से उन्होंने अपना पॉलिटिकल सपोर्ट हटा लिया और इसके बाद तो हालात और बिगड़ गए। वीपी सिंह को प्रधानमंत्री की पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा। जिस तेजी से पार्टी नीचे जा रही थी, उसी तेजी से उस समय के होम मिनिस्टर चंद्रशेखर की बनाई समाजवादी जनता पार्टी ऊपर आ गई। उन्होंने 64 एमपी के साथ मिलकर इस पार्टी को शुरू कराया। कांग्रेस के सपोर्ट के साथ समाजवादी जनता पार्टी सत्ता में आई और चंद्रशेखर को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। 1 साल से भी कम के समय में कांग्रेस ने अपना सपोर्ट हटा लिया, जिसकी वजह से ये पार्टी फिर गिर गई। इसके बाद 1991 में इलेक्शन हुए, जिसमें कांग्रेस ने पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाई और पीवी नरसिंह राव पहले प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि साउथ इंडिया के रहने वाले थे। और सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद इंडिया की इकोनॉमी की हालत बहुत ही खराब हो गई थी और उस समय कुछ ऐतिहासिक बदलाव चाहिए थे, जो प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने अपने फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह के साथ मिलकर कुछ बड़े डिसीजंस लिए, जिस वजह से हमारे देश की इकोनॉमी को बहुत फायदा हुआ। ये पहले प्रधानमंत्री थे जो नेहरू गांधी परिवार से न होने के बावजूद भी अपने कार्यकाल के 5 साल पूरे किए और अपने इनके बाद देश के अगले 3 सालों में 4 प्रधानमंत्री को देखा। इसकी शुरुआत करी अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो कि सिर्फ 16 दिन तक प्रधानमंत्री रहे और फिर एचडी देवगौड़ा आए, जो कि 324 दिन तक पीएम बने रहे। फिर इंद्र कुमार गुजराल, जिन्होंने 332 दिनों तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे और इसके बाद बीजेपी की सरकार बनी और फिर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। इनकी सरकार ने कुछ अत्यंत ठोस और मुख्य कदम उठाए, जैसे उन्होंने पोखरण में 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करवाए। ऐसा करने से यूएस जैसी वेस्टर्न कंट्रीज खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने भारत पर कुछ इकोनॉमी सेशंस लगाने की कोशिश की, लेकिन उस समय इंडिया के साथ रशिया
फ्रांस जैसे गल्फ कंट्रीज का सपोर्ट था, जिस वजह से वो ऐसा करने में असफल रहे। इस समय पर ऑल इंडिया अन्य द्रविड़ा मुन्नेत्रा कझगम पार्टी ने बीजेपी से अपना सपोर्ट हटा दिया, जिस वजह से बीजेपी की सरकार बिखर गई और उसी समय कारगिल का युद्ध भी शुरू हो गया था, जिसमें करीब 2 महीने बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद 1999 में फिर से इलेक्शन हुए, जिसमें बीजेपी ने मेजोरिटी से सरकार बनाई और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने रहे। उन्होंने देश के इकोनॉमी के हित में कई निर्णय लिए, जिससे इकोनॉमी कई हद तक ठीक हो गई और देश में पहले के मुकाबले हाईवे और सड़कों का काम बहुत तेजी से होने लगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ही देश भर में सड़कों का निर्माण कराया गया। उसके बाद 2002 गुजरात कम्युनल राइट्स हुए, जिसमें लगभग 2000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई। इसके बाद भी वो देश के पहले नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। 2004 में फिर चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस बीएसपी सपा की मदद से मेजोरिटी की सरकार बनाने में काबिल रही और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। ये भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री बने। इन्होंने वाजपेयी के समय हासिल की गई आर्थिक गति को बरकरार रखा। 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास किया गया। कई देश जैसे अफगानिस्तान, रशिया और कुछ और गल्फ कंट्रीज से इंडिया के संबंध भी समय पर और अच्छे हो गए थे। मनमोहन सिंह के पहले टर्म में ही 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ। 2009 में फिर से इलेक्शन का समय आ गया और इस बार भी कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रही। हालांकि दूसरी बार पीएम बनने के बाद मनमोहन सिंह पर कई घोटाले और भ्रष्टाचार के इल्जाम लगने लगे थे। 5 सालों के बाद समय आया आज तक का सबसे यादगार चुनाव का। 2014 में भारतीय जनता पार्टी पहले से भी बहुत ज्यादा मजबूत तरीके से लौटी थी और उनकी पार्टी का चेहरा बने नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जैसी लहर देश में कई दशकों के बाद दिखी है, जब पूरा देश सरकार में बदलाव चाहता था। इस चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल हुई और गुजरात के सीएम रह चुके नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। मोदी के आने से देश भर की पॉलिटिक्स में सीन्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। इसमें सबसे बड़ा योगदान बढ़ते इंटरनेट का भी साबित हुआ। मोदी की कई योजनाएं सफल रही तो कई फेस भी एक बार निश्चित तौर से कही जा सकती है कि जिस तरह से मोदी ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेजेंट करा है, ऐसा अब तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर सके। इनके द्वारा लिए गए कई बोल्ड डिसीजन सराहनीय है। इनके कई योजनाएं फेल हुई और कुछ पास भी हुई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इन्होंने भारत को एक अलग ही पहचान दिलाई है। 2018 में इन्होंने 500 और 1000 के नोट को बंद किया और फिर अगले साल इलेक्शन में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई और अभी 2023 तक भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। आपकी नजर में सबसे अच्छा प्राइम मिनिस्टर कौन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।